हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये सेकंड लेक्चर है जो हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड देख रहे हैं। बाकी एनसीईआरटी से अलग आपको कुछ समझना है तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पे क्लिक करना होगा, जिसमें आपको मैंने अलग से इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा लेक्चर भी अपलोड कर रखा है जो एनसीईआरटी से अलग है ना। कंटेंट्स तो एनसीईआरटी से मिलता जुलता ही होता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में है। ठीक है, हम लोग लेक्चर 1 में यहाँ पर कवर कर लिए हैं एनसीईआरटी के कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ठीक है, फ्रिक्शन से कैसे चार्ज ट्रांसफ़र होता है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक, चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, चार्ज कंजर्व रहता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं ये भी कवर कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग मेनली जो यहाँ पर देखना है बच्चों, वो चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना, उसको समझना है। तो आज का टॉपिक रहेगा बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। We have seen that there are two charges, namely positive and negative, and their effects tend to cancel each other. दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है, जब हम लोग रबिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। वी शैल नाउ डिस्क्राइब सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल as compared to the distances between them, we treat them as a point charge. ठीक है, all the charges content of the body is assumed to be concentrated at one point in a space. मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी है ना, अगर इस बॉडी का हम देखें तो मान लो ये दो बॉडी है और इनके बीच का चार्ज है ना, सॉरी, इनके बीच का डिस्टेंस इसका रेडियस से ज़्यादा हो गया। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया कुछ d और ये रेडियस हो गया r। तो अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया r से, रेडियस से, तो हम लोग क्या मानेंगे कि ये एक स्फेयर नहीं है, ये एक पॉइंट चार्ज है। हम ऐसा मान लेंगे कि स्फेयर की जगह पे एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, जिस पर चार्ज Q1 ऐसे, ठीक है। बट ये तभी होगा जब डिस्टेंस इनके बीच का ज़्यादा होगा उसका डायमेंशन से। वही चीज़ यहाँ पर बोला गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग ये एजम्पशन मानते हुए हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज का समझेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। वी हैव नॉट एज येट गिवन क्वांटिटिव डेफिनेशन ऑफ अ चार्ज। वी शैल फॉलो इट अप इन द नेक्स्ट सेक्शन। वी शैल टेंटेटिवली assume that this can be done and proceed if a system contains 2 point charges Q1 and Q2, ठीक है। The total charge of the system is obtained simply by adding algebraically Q1 and Q2, है ना। इसमें क्या आपसे बोला जा रहा है कि if a system contains 2 point charges Q1 and Q2, the total charge of the system is obtained by simply adding algebraically Q1 and Q2. That is, charges add up like real numbers. They are scalars like mass of a body. मतलब ये हुआ कि चार्जेस यहाँ पर सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो जैसे हम अलजेब्रा में ऐड करते हैं ना कि 2 + 3 = 5, उसी टाइप से अगर किसी बॉडी के अंदर या कहीं पर कोई चार्ज अगर मान लीजिए 2 कूलम -3 कूलम +4 कूलम -1 कूलम ऐसे अगर है, तो इस बॉडी पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कूलम -3 कूलम +4 कूलम -1 कूलम, सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 और 4 पॉजिटिव में है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 6 कूलम, एंड -3 -1 नेगेटिव में है तो -4 कूलम, तो 2 कूलम। यहाँ पर कहीं पर भी कोई वेक्टर का साइन यूज़ नहीं हुआ है, सिंपल एल्जेब्रिक सम किया मैंने। दैट मीन्स कि चार्जेस जो होते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से यहाँ पर एक क्या कंक्लूजन निकल रहा है बच्चों कि चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये यहाँ से कंक्लूजन निकला इस प्रॉपर्टी से। इफ़ अ सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस Q1 Q2 Q3 है ना डॉट Qn, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज, यहाँ पर सबको ऐड कर देना है, बट ध्यान रखना है कि विद साइन ऐड करना है, ठीक है, विद साइन, मतलब जो भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन है चार्ज का वो। चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, सिमिलर टू मास के जैसा ही होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता बट मैग्नीट्यूड होता है। देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। यहाँ पर एक डिफरेंस होता है बच्चों मास और चार्ज में।
है ना। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि ग्रेविटेशन आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, है ना। तो ग्रेविटेशन में जो मासेज के बीच का फोर्स होता है वो सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, बट यहाँ पर ना चार्जेस एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं इस चैप्टर में, और चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये आपको मैंने रबिंग वाले कॉन्सेप्ट में प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में समझाया है। रिपल्सिव तब होंगे जब सिमिलर नेचर के चार्ज होंगे, एंड अट्रैक्टिव तब होंगे जब अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज होता है बच्चों, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, बट मास कैन नॉट बी नेगेटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो मास एक ही टाइप का होता है जबकि चार्ज 2 टाइप का होता है, इसीलिए चार्ज 2 टाइप का होने की वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है। ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयर एज चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग अप द चार्जेस इन द सिस्टम, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर साइन यूज़ किया है ऐड करते वक्त, वही आपको यूज़ करना है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। उसका एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस +1 +2 -3 +4 -5, देखो सभी को यहाँ पे विद साइन ऐड किया तो -1 मिला। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बच्चों प्रॉपर्टी है ना, अच्छा इस प्रॉपर्टी से आपको ना यहाँ लिखा है मैंने कि चार्ज क्या मिलेगा आपको, स्केलर क्वांटिटी, यहाँ समझ में आ रहा है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि चार्ज हमेशा पूरे सिस्टम का कंजर्व रहेगा, दैट इज कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो यहाँ से हम मतलब आगे समझेंगे इस चीज़ को। वी हैव ऑलरेडी हिंटेड टू द फैक्ट दैट व्हेन बॉडीज आर चार्ज्ड बाय रबिंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। मतलब चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, बट कौन सा चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जब रबिंग वाला कॉन्सेप्ट समझाया था आपको तब मैंने दिखाया था, है ना, कि जब चार्ज हम जब यहाँ करते हैं रबिंग करते हैं ना, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे सिल्क थ्रेड और ग्लास रॉड को जब रबिंग किए हम लोग, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र हो गया, जिसकी वजह से जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है उस पॉजिटिव आ गया, जिस पे इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिव आ गया, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे ये बॉडी ए हो गया और ये बॉडी बी हो गया, तो अगर हम दोनों को रबिंग करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चला गया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है वो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है। बट बिफोर रबिंग इन दोनों को मिला के सिस्टम हुआ ना, तो बिफोर रबिंग इन सिस्टम का जो चार्ज था, टोटल चार्ज था, वही आफ्टर रबिंग भी हुआ, है ना। आफ्टर रबिंग भी हुआ क्योंकि इस सिस्टम से बाहर तो चार्ज नहीं गया ना, इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ, ए से बी में गया है, तो चार्जेस का ट्रांसफ़र हुआ। दैट मीन्स के चार्ज ना हम क्रिएट कर रहे हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से ना एक चीज़ देखिए एकदम क्लियर है कि नो न्यू चार्जेस आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कंजर्व रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकला कि चार्ज इज कंजर्व, दैट मीन्स कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अ पिक्चर of particles of electric charges enables us to understand the idea of conservation of charge. When we rub two bodies, what one body gains in charge, the other body loses. जब दो बॉडी रबिंग करेंगे तो एक बॉडी जो गेन करेगा ना, दैट मीन्स कि दूसरा बॉडी ज़रूर लूज़ किया होगा, तभी उसके पास गेन हुआ है चार्ज, है ना। अगर हम बोलें कि बी के पास चार्ज आया, तो इसके पास चार्ज कहाँ से आया हो, कहीं ना कहीं से कोई दूसरा बॉडी लूज़ किया होगा तभी इसके पास आया है। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि व्हेन वी रब टू बॉडीज, ठीक है, व्हाट वन बॉडी गेन्स इन चार्ज द अदर बॉडी लूजेज विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी चार्ज बॉडीज ड्यू टू इंटरेक्शंस अमॉन्ग द बॉडीज चार्जेस में गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड बट इट इज़ फाउंड दैट टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। हो सकता है कि चार्जेस यहाँ बॉडीज़ पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए यहाँ से ट्रांसफर करने के बाद, ठीक है, बट पूरे सिस्टम का क्या रहेगा, ऑलवेज कंजर्व रहेगा। तो एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को मतलब इस्टेब्लिश किया गया कि चार्ज कंजर्व होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम चार्ज को क्रिएट कर सकें या चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकें। ठीक है। चार्ज को हम सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्ज ट्रांसफ़र में कौन सा चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा,
क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स होता है, और न्यूक्लियर फोर्स पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया ना, तो इसके अंदर जो फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो प्रोटॉन को रिलीज़ नहीं होने देगा। बट इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, तो वो फ्रीली घूमता है, फ्रीली मूव करता है, तो वो आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और वो भी ट्रांसफर किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए यहाँ पर, समटाइम्स नेचर क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल्स, अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन एंड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब नेचर में कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ज क्रिएट करता है, हम लोग नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो वो भी कैसे करता है, एक न्यूट्रॉन को एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टर्न कर देता है, उसमें मतलब कर देता है, बना देता है। अब द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना। देखो नेचर कैसे बनाता है इसको, अगर नेचर ने बनाया है इस चीज़ को, तो हमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देता है, ताकि दोनों को ऐड करने पे फिर से क्या मिल जाए, नेट चार्ज 0। ठीक है, एंड द टोटल चार्ज इज 0 बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन। मतलब अब यहाँ पर भी चार्ज कंजर्व है। बिफोर क्रिएशन तो न्यूट्रॉन था मान लो, तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या 0, आफ्टर क्रिएशन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिला, तो अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिला तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को फिर से ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, नेट चार्ज 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे स्कूल में भी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में और नीट जेईई में भी पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। बहुत छोटा सा मतलब है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। और वो थर्ड जो प्रॉपर्टी है ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज denoted by E. Thus charge Q on a body is always given by, देखिए बच्चों यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। और एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो एक्सपेरिमेंट किया था मिलिकन ने, है ना। आर ए मिलिकन ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम बोलते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को प्रूव किया कि जितने भी फ्री चार्जेस हैं, है ना, ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाई ई। दस चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाई, मतलब इन्होंने प्रूव किया कि चार्ज जो होगा वो n इंटू ई होगा। जैसे हम देखते हैं ना कि लिखा हुआ होता है कि वहीं पे कि एक बॉडी है जिस पे 2 कूलम का चार्ज है, दैट मीन्स कि वो 2 कूलम इज इक्वल टू n ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरे नेचर में सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। डिस्कवरी तो बच्चों क्वार्क के लिए भी हुआ है, बट क्वार्क का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इसका स्टडी नहीं किया जाता है ना। अभी भी ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है पूरे नेचर में, पूरे यूनिवर्स में। तो अगर इलेक्ट्रॉन सबसे सबसे छोटा चार्ज है, तो ये बोला गया कि बाकी जितने चार्जेस हैं वो सब इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दैट मीन्स कि जो n है वो इंटीजर होना चाहिए, मतलब इसको आप प्लस माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके इंटीजर होना चाहिए। n फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, n जो है ना फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, मतलब जैसे कि 1/3 7/5 2/5 ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, यही बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, where n is any integer positive or negative, this is basic unit of charge is the charge that can electron or proton carries. By convention, the charge on an electron is taken to be negative, therefore charge on electron is written as minus e and that on proton is plus e. The fact that electric charge is always an integral multiple of E is termed as quantization of charge. There are large number of situations in physics where certain physical quantities are quantized. और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं बच्चों जो क्वांटाइज्ड होते हैं, है ना। बट हम तो कह रहे हैं यहाँ पर चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज was first suggested by experimental
लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कवर्ड बाई इंग्लिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट फेराडे, है ना, पहले इनके तरह हुआ था, पहले इन्होंने किया था, उसके बाद इट वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिलिकन, देखिए मिलिकन का बोला था ना मैंने, इट वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिलिकन, और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, है ना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नहीं पढ़ना आपने को, एनसीईआरटी में नहीं है। इन इंटरनेशनल सिस्टम, देखिए यहाँ पे, इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स a unit of charge is called coulomb and is denoted by the symbol C. A coulomb is defined in terms of the unit of electric current, which you are going to be learn in the next subsequent chapter. बच्चों यहाँ पे जो ऐसा यूनिट होता है ना चार्ज का, उसको कूलम मतलब बोला गया है ना, कि जो ऐसा यूनिट हुआ है उसका कूलम होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो सीजीएस होता है ना, सीजीएस यूनिट जो होता है बच्चों, वो होता है स्टेट कूलम, है ना, स्टेट कूलम होता है, ठीक। तो वही चीज़ बोला गया कि सी से नोट करेंगे। अ कूलम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में डिफाइन किया गया बच्चों इसको, है ना, विच यू आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट चैप्टर, मतलब इसके बाद चैप्टर्स वही सब आएंगे, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का आएगा, इसके बाद पोटेंशियल का आएगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट का आएगा। इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन, वन कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ करंट इज 1 एम्पियर। देखिए 1 कूलम को क्या डिफाइन किया गया बच्चों, 1 कूलम इज द चार्ज flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere। मतलब कोई वायर है, इसमें 1 सेकेंड में, जैसे मान लीजिए वायर हो गया ना, तो इस वायर में 1 सेकेंड में 1 कूलम, ठीक है, जो करंट देगा 1 एम्पियर, उसी 1 कूलम को हम बोलते हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर उसी चार्ज को बोलते हैं 1 कूलम। मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 एम्पियर जो पास करेगा, ठीक है, तो वो 1 एम्पियर पास करने के लिए जितना चार्ज पास करेगा उसको बोलेंगे हम लोग 1 कूलम, ठीक। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये आपको दिया गया है 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज 1.6022192 इंटू 10 टू द पावर -19, बट हम जनरली 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का ही यूज़ करते हैं, इतना डिटेल में नहीं लिखते हैं इस चीज़ को हम लोग। There are about 6 into 10 to the power 18 electrons in a charge of -1 coulomb. In electrostatics, charges of this large magnitude are seldom encountered, and hence we are smaller unit 1 microcoulomb, ठीक है, मतलब ये तो बहुत 1 कूलम तो बहुत लार्ज यूनिट हो गया, ठीक, तो हम लोग उससे भी छोटा यूनिट्स ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। If the protons and electrons are the only basic charges in the universe, all the observable charges have to be integral multiple of E. Thus, if a body contains n1 electron and n2 proton, the total amount of the charge on the body is n2 into E plus n1 into minus E, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी में बोला गया कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है ना, 7 प्रोटॉन है, ऐसे बोल दिया गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 7 प्रोटॉन -5 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 2E। तो वही बोला गया यहाँ पर कि किसी बॉडी में, यहाँ देखिए कि इफ़ अ बॉडी कंटेन्स n1 इलेक्ट्रॉन एंड n2 प्रोटॉन्स, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज n2E plus n1 minus E, n1 into minus E, तो n2 minus n1 into E, since n1 n2 are integers, their difference is also an integer, मतलब difference भी integer ही आ रहा है ना, देखो यहाँ पर। Thus the charge on any body is always integral multiple of E and can be increased or decreased also in steps of E। मतलब हम यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी जो भी करेंगे वो इंटीजर के फॉर्म में ही इंक्रीज होगा, मतलब 5 से 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं,
ये नहीं कर सकते हैं कि 5 है बाद में उसको हम 2.5 इलेक्ट्रॉन कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। द स्टेप साइज E is however very small because at the macroscopic level we deal with the charges of few microcoulomb. At this scale the fact that charge of a body can increase or decrease in terms of E not visible, है ना, मतलब E के टर्म्स में बच्चों इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना होता है चार्जेस का हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। In this respect, the grainy nature of the charge is lost and it appears to be continuous. This situation can be compared to the geometrical concept of points and lines. A dotted line viewed from a distance appeared continuous to us but is not continuous in reality as many points are very close to each other. मतलब ये points का example ले रहा बच्चों, जैसे ऐसे बहुत सारे points हो गए ना, तो अगर आप कहीं दूर से खड़े होकर यहाँ से देख रहे हैं ना, आपको लगेगा कि पूरा एक लाइन है ये, बट एक्चुअली में लाइन नहीं है। ये इसी चीज़ को बोलना चाह रहा है, चार्ज से रिलेट कर रहा कि चार्जेस हमें तो यहाँ पे पूरा कंटिन्यूस दिख रहा है ना, हमें लग रहा है कि बॉडी पे 5 कूलम चार्ज है, दैट मीन्स कि पूरा 5 कूलम चार्ज है, बट एक्चुअली में क्या है ये इलेक्ट्रॉन 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मिल करके ये 5 कूलम चार्ज हुआ है, ठीक है। ये बस बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। नॉर्मली गिव एन impression of continuous line. Many small charges taken together appear as a continuous charge distribution. जैसे किसी बॉडी पे आपको ऐसे दिखेगा ना कि बॉडी पे चार्ज एकदम कंटिन्यूसली एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, तो ऐसे नहीं है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल गए होंगे, इजेक्ट हो गए होंगे, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें कंटिन्यूसली पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल वन डील्स विद द चार्जेस दैट आर इनॉर्मस compared to the magnitude of charge E, since E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. A charge of magnitude say 1 microcoulomb contains something like 10 to the power 13 times electronic charge. मतलब इतना अगर 1 microcoulomb चार्ज है तो उस पर ऑलमोस्ट 10 to the power 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब जाकर 1 माइक्रोकूलम आता है। तो सोचिए 1 कूलम के लिए कितना चाहिए अपने को, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 चाहिए होगा, तब जाके मिलेगा। जैसे मैं आपको ले रहा हूँ एग्जांपल, मान लीजिए बॉडी है, वो लगे 1 कूलम चार्ज उसके पास, तो 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या लिखेंगे आप, एन ई, तो 1 इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर 18 कर देंगे ऊपर में जाकर, क्योंकि 10 टू द पावर 19 ऊपर जाएगा ना। अभी 10 को 1.6 से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज के लिए देखिए इतना इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए किसी बॉडी से इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तब जाके उस बॉडी पे इतना 1 कूलम का चार्ज आएगा। तो 1 माइक्रो कूलम में तो बहुत कम चार्ज निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 10 टू द पावर 13, वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पर। एट दिस स्केल द फैक्ट दैट चार्ज can increase or decrease only in units of E is not very different from saying that charge can take continuous values. Thus, at the macroscopic level, the quantization of charge has no practical consequences and can be ignored. मतलब यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएगा तो आप इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग चार्जेस लिखते हैं 2 कूलम 5 कूलम 7 कूलम, है ना, बट माइक्रोस्कोपिक पे जाएंगे तो उसका अपने को देखने को मिलेगा, ठीक। उन्हीं सब सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। अब इस पे यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इफ़ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, है ना, यहाँ बोला गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 10 टू द पावर 9 हर सेकेंड में। मतलब कोई बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है इस टाइप का, ठीक है, और यहाँ से 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड में निकल रहे हैं, मतलब पर सेकंड निकल रहे हैं, मतलब समझ लो कि 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकला है। तो पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी, ठीक है। मतलब यहाँ से जो चार्ज निकल रहा है ना वो दूसरे बॉडी पे जा रहा है, मान लो यहाँ पे कोई दूसरा बॉडी है उस पर आ रहा है, तो पूछ रहा है कि इस बॉडी पे कितना चार्ज, मतलब 1 कूलम जो चार्ज हो कितने टाइम में हो जाएगा।
तो एक बात आपको मैं समझा दूँ क्लियर कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और दोनों पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट ही रहेगा ऑलवेज, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। देखिए आपको यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिया हुआ, आपको दिया हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, है ना, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड दिया हुआ बच्चों, ओके। बट हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हम क्या करें कि अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड में, तो देखिए यहाँ पर इसका टाइम का मतलब सेकंड हो गया, तो सेकंड टू सेकंड कैंसिल हो, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करें कि Q इज इक्वल टू एन ई में यहाँ पर 10⁻9 इंटू टी लिखें, क्योंकि हमें टाइम चाहिए, है ना, और ये 1 कूलम्ब है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज रखिए, है ना, इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज रखिए यहाँ पर देखिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हुआ, ओके। तो 1 इज इक्वल टू टी इंटू 1.6 इंटू 10⁻−10, 10⁻−10, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻−10, दैट इज 10/1.6 इंटू 10⁻−9, एक 10 को उधर भेज दिया मैंने न्यूमरेटर में, तो अब यहाँ पे 10/1.6 करेंगे अब, तो ये 6.25, और 10⁻−9 जो है ना ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, +9, तो इतना सेकेंड्स हो गया। इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है। अब मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन्स भी समझा देता हूँ। इन 1 सेकेंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ द बॉडी, देयरफॉर चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकेंड इज, है ना, क्योंकि नंबर्स इतने हैं, है ना, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज हो जाएगा, इतना हो जाएगा। द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट द चार्ज ऑफ 1 कूलम कैन देन बी एस्टिमेटेड 1 कूलम डिवाइडेड बाई, मतलब ये क्या किया कि 1 कूलम को ना, मतलब 1 सेकेंड में जितना चार्ज एक्वायर करेगा, उस 1 सेकेंड के अंदर जो चार्ज एक्वायर करेगा उसको, है ना, उससे 1 कूलम को डिवाइड करके टोटल टाइम निकाला है। एंड मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड समझाया है कि अगर हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने का रेट दिया हुआ है, ठीक है, मतलब हम लोग को n नहीं दे करके हम लोग को n/t दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर हमें 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से, हम लोग को n/t दिया हुआ था, हम यहाँ से n निकालेंगे तो टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तब मैंने वही काम कर दिया कि यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मालूम हो गया, n मालूम हो गया, है ना। इसको मैं कैपिटल N कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे स्मॉल n मालूम हो गया। मैं उस स्मॉल n की जगह पे इसको उठा के रख दूंगा, तो यहाँ से मुझे टाइम मालूम हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए, इस पर डिटेल में चाहिए, तो आप ज़रूर, जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने, उसके लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें उसको जाकर जरूर आप देखें। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अब पूछ रहा है कि कप ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। लेट अस एज्यूम दैट द मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम। 250 ग्राम का कप एक है, ऐसा मान लेते हैं। द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, दस 1 मोल ऑफ वाटर ऑफ 18 ग्राम। देयरफॉर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए 1 कप ऑफ वाटर का जो मास है उसको आपको मोलिकुलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो वही काम यहाँ पर किया गया है ना। जब तक आप निकालेंगे नहीं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, कैसे मालूम चलेगा आपको, क्योंकि एक वाटर मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं आपको मालूम होना चाहिए ना पहले। तो आपको एक वाटर मोलिक्यूल में कितने मिलते हैं, है ना, 18, ठीक है, नहीं 18 नहीं 10, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन का 8 और इसका 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, तो ये इसका 8, मुझे मतलब मैंने गलत फॉर्मूला ले लिया बच्चों। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 और इसका 2, तो 10 हो गया, ठीक। तो अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम हो गया और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए वही काम यहाँ पर किया गया। इच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन आइटम्स एंड 1 ऑक्सीजन आइटम्स, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन्स, क्योंकि
किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होते हैं। द टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्जेस हैज द सेम मैग्नीट्यूड, इट इज इक्वल टू, देखो नंबर यहाँ पर मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो आपको टोटल यहाँ पे चार्ज कितना मिलेगा वो मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी डिटेल में आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और भी आपको बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप ज़रूर मेरा जो लिंक में जो दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर ज़रूर आप देखें बच्चों, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड बच्चों मैं जेईई मेन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके डाल रहा हूँ इस पर, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज में पूरा बना रहा हूँ प्लेलिस्ट धीरे धीरे, तो आप उसको जाकर वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ जेईई मेंस के क्वेश्चंस है ना, तो आपके बिल्कुल और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। बच्चों आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ आपको अगर कमी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ओके।